अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब से कुछ देर पहले कौम से खिताब करते हुए अपनी हुकूमत के 100 दिनों की कारकर्दगी पेश की। उनका कहना था कि मौजूदा IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान कर्जों से निजात हासिल कर लेगा। उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में मजीद बड़ी कमी आई है और इस कमी से अवाम को रिलीफ मिलेगा, ताहम यह भी नाकाफी है। हुकूमती इक़दाम की वजह से महंगाई 38% से 12% तक आ गई है। कर्जों पर 22% शरह सूद कम होकर 20% पर आ गई है और इससे मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान आज मुआशी मुश्किलात से आहिस्ता आहिस्ता निकलकर तरक्की और खुशहाली पर गामजन हो रहा है और मुल्क की शराफिया से कुर्बानी का हम तकाजा करते हैं। उनका यह भी कहना था कि माजी में झांक कर रोने का कोई फायदा नहीं। मेरा आपसे वादा है, जिंदगी रही तो अगले 1.5 माह में मैं इंशाअल्लाह बहुत सॉलिड फैसले इस हवाले से आपके पास मैं लेकर आऊंगा। आज मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अपने प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़े होंगे। 100 दिनों की कारकर्दगी, इसमें फोकस जो है वो मईशत रही। क्या हुकूमत के मौशी कारकर्दगी के दावे दुरुस्त हैं? और ये जो इस सियासी और फिर मौशी इस्तेहकाम की बातें हो रही हैं, इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद है। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मिफ्ता इस्माइल साहब, सबसे पहले तो ये जो 100 दिनों की कारकर्दगी और फिर जो इसका मौशी पहलू है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो मईशत में बेहतरी के दावे हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि पिछले महीने इन्फ्लेशन जो था वो 11%, 11.5% था और पिछले साल इस महीने में, मई के महीने में 38% था। तो ये इन्फ्लेशन कम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि कीमतें कम हो गई, इसका मतलब है कि कीमतें की जो बढ़ने की रफ्तार है वो बिल्कुल कम हो। ठीक, तो ये तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब सही फरमा रहे हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि शरह सूद जो है वो 22% से 20.5% हुई है, 1.5% हुई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक को ज्यादा कम करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल ये भी कम है, तो ये बात भी सही। अच्छा, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और जो ये बजट पे जो क्रिटिसिज्म हुकूमत को आया वो ये आया है कि आपने टैक्सेस बढ़ा दिए बहुत सारे और आप ये कह के टैक्स बढ़ा रहे हैं कि इस वक्त हमको बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है, मुल्क जो है वो एक मुल्क की मैशत ठीक नहीं है। तो जब आप लोगों से कुर्बानी मांग रहे हैं, लोगों से आप सेक्रीफाइस मांग रहे हैं, तो हुकूमत भी तो कुछ कुर्बानी करे ना, हुकूमत भी तो कुछ सेक्रीफाइस करे। हुकूमत का खर्चा तो आपने करंट एक्सपेंडिचर 24% बढ़ा दिए, आपने MNS के 75 बिलियन के प्रोजेक्ट्स डाल दिए PSDP के अंदर, आपने PSDP बढ़ा के 1400 रुपए एक कर ली, 100 अरब रुपए आपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रख लिए, आपने 200 रुपए गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेस के थ्रू कर लिए। तो आपने कौन सी कुर्बानी दी है? आप तो सिर्फ कुर्बानी जो है वो लोगों से मांग रहे हैं, तो ये तो मुनसिफाना बात नहीं। अच्छा, उन्होंने अपने खिताब में बात की कि हम मिनिस्ट्रीज खत्म करेंगे, डिपार्टमेंट्स खत्म करेंगे जो कौमी खजाने पर बोझ हैं, और PWD के हवाले से उन्होंने कुछ वो उसको खत्म भी कर दिया। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है काफी है या ठीक सिमत में है? ये 3 महीने हो चुके हैं ना, हुकूमत के 100 दिन हो चुके हैं, तो अगर ये चीजें करनी होती तो कर लेते। इस बजट में तो आपने 24% एक्सपेंसेस बढ़ा के रखे हैं, तो इस साल तो नहीं लगता है आपने जो बजट जिस तरह करा है इसमें तो आपको नहीं लगता कि इसमें कोई अखराजात कम होंगे, क्योंकि आपने तो हुकूमत का खर्चा जो है आपने बढ़ा के रखा हुआ है, आपने पेंशन का खर्चा भी बढ़ा के रखा है। आप बात जरूर करते हैं कि हम पेंशन का रिफॉर्म करेंगे, आप ये बात जरूर करते हैं कि हम हुकूमत के मिनिस्ट्रीज कम करेंगे, लेकिन आपने खर्चे तो पूरे साल के उनके दिए हुए हैं अपने बजट में। तो फिर इसी तरह आपसे बात हुई थी, तो बात करते थे लोग कि भाई हम प्रॉपर्टी पर टैक्स करेंगे, एग्रीकल्चर पर टैक्स करेंगे। बात हो रही है कि NFC अवार्ड में कुछ कमी लानी पड़ेगी, वरना तो जितना हम सूबों को पैसे दे रहे हैं, वफाक जो है वो कंगाली के मैच पे खड़ा होता है। तो आपने वो भी नहीं किया, आपने NFC की मीटिंग भी नहीं बुलाई।
अब आप बोल रहे हैं कि हम बजट की बात करेंगे, तो बजट से पहले कर लेते हैं। ठीक, 3 महीने तो बहुत होते हैं। ठीक है। इसमें देखिए, आम आदमी का सबसे बड़ा मसला तो महंगाई है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं, और इतना जाहिर बात है टैक्स तो बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं। यह हुकूमत का जो एस्टिमेट है कि 38% से कम होकर इसको हम 11, 11.5 के ऊपर जो है वो ले आएंगे, आपको लगता है ये हो जाएगा? देखिए, पिछले महीने तो बिल्कुल इन्फ्लेशन 11% आया, 11.5% आया था, इसमें कोई बहस नहीं। लेकिन जब 1 जुलाई होगी तो मिसाल के तौर पर हर मैन्युफैक्चरर को आप बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को आधा % उसका कटौती करनी होगी। एक विदहोल्डिंग टैक्स है, तो आपका बेसिकली 18 की जगह 18.5% सेल टैक्स हो गया, तो वो भी पास ऑन करेगी कंपनी, आपको पता है 18% ये बढ़ेगा। आपने रिटेलर्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाया, आपने मैन्युफैक्चरर्स को कह दिया कि आप 2-2.5% जमा करें। अब अगर वो 2-2.5% जमा करेगा तो वो भी उसकी कॉस्ट में आ जाएगा। फिक्स टैक्स लगा देते तो रिटेलर को देना पड़ता, उसका इम्पैक्ट होता। अब उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर होगा। फिर आपने पैकेज दूध के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने इन्फेंट फॉर्मूला के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने किताबों के ऊपर टैक्स लगा दिया, आपने स्टेशनरी के ऊपर टैक्स लगा दिया। दिल की शरीयानी बंद हो जाती है, जो स्टेंट लगता है उसके अंदर खोलने के लिए, आपने उस पर भी टैक्स लगा दिया। ठीक। तो एक तरफ आपने इतने इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए, और दूसरी तरफ कहीं तो हुकूमत में कटौती होती ना। 75 अरब रुपए MNA के प्रोजेक्ट्स पे आप दे रहे हैं, और आप साथ साथ दिल की शिरानी बंद होने वाली मशीनों पे स्टैंड पर टैक्स लगा रहे हैं, तो ये तो कहीं तवाजुन नहीं नजर आ रहा, कहीं ये बेइसी नजर आ रही है मुझे तो। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट जो 2% कम किया, और जो ग्रोथ का जो टारगेट है, वो आपको कितना रियलिस्टिक लगता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट तो मजीद कम होगा, मुझे इसका यकीन है, लेकिन जो ग्रोथ का टारगेट है, अगर वो मीट करने जाएंगे तो फिर आपका टैक्स का टारगेट मीट नहीं होगा, और अगर टैक्स का टारगेट मीट करना हो रहा होगा तो ग्रोथ का टारगेट मीट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 40% आप रियल टर्म में हुकूमत पाकिस्तानियों से ज्यादा टैक्स ले लीजिए, हो नहीं सकता। ठीक है। मतलब अपने 24% रियल टर्म में टैक्स बढ़ जाए, तो ये अगर आपने इतना टैक्स तेजी से लेना है तो फिर मेरे ख्याल से ग्रोथ नहीं आएगी। और सर, आप बड़े करीब से इन मामलात को देखते रहे हैं, जो मौशी पोजीशन भी है। वज़ीर आज़म कहते हैं हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा ये IMF का, तो आपको भी ऐसा ही लगता है? हर प्रोग्राम के शुरू में हम यही कहते हैं कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा, लेकिन फिर कुछ प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होते। 1-2 प्रोग्राम मुकम्मल हुए हैं, अच्छा। लेकिन फिर वापस चले जाते हैं IMF के पास। लेकिन सिंपल बिकॉज कि हमारी सोच ही गलत है ना भाई। देखिए, हम आज भी नौकरी पेशा लोगों से टैक्स ले रहे हैं। इस बजट में भी जो 5 लाख रुपए कमा रहा है उसके भी हमने 22,000 रुपए से टैक्स बढ़ाया है, और जो 20 लाख रुपए कमा रहा है उसका भी 22,000 रुपए से टैक्स बढ़ाया है। आज भी जिसके पास 200 एकड़ की अराजी है, 1000 एकड़ की अराजी है, उससे हम टैक्स नहीं ले रहे क्योंकि वो ताकतवर है सियासी तौर पर, लेकिन 1 लाख रुपए की तनख्वाह वाले से हम टैक्स ले रहे हैं। आज भी हम अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वाले से टैक्स नहीं ले रहे, लेकिन हम किताबों पर टैक्स ला रहे हैं। तो ये हमारी जब तक प्रायोरिटीज ठीक नहीं होंगी, हमको ये जाना ही पड़ेगा। राइट, बहुत हमको पहले अपनी सोच बदलनी होगी, फिर उसके बाद ये चीजें सही होंगी। बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजीर खजाना बात कर रहे थे। साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे वजीर आजम के खिताब के हवाले से बात करते हैं। तैमूर झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तैमूर झगड़ा साहब, ये जो 100 दिनों की कारकर्दगी सामने रखी है और इसमें ज्यादा फोकस उनका मईशत ही रहा है, आप इन दावों से एग्री करते हैं कि वाकई चीजें अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं जैसा कि वजीर आजम ने कहा? जी तैमूर झगड़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? तैमूर झगड़ा से राब्ते की दोबारा कोशिश करते हैं। वज़ीर आज़म ने आपसे कुछ देर पहले अपनी हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी जो है वो कौम से खिताब करते हुए सामने रखी। उनका और भी मामलात पर उन्होंने बात की, लेकिन उनका जो फोकस था वो हुकूमत की मुआशी फ्रंट के ऊपर जो कारकर्दगी थी वो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल कर अब तरक्की की तरफ जो है वो गामजन है, और उन्होंने कहा कि हमने जो मुआशी सूरत हाल जब उनको हुकूमत मिली तो वो बहुत ज़्यादा अबतर थी। मुल्क को उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाया, और डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की रहनुमाई में उन्होंने काम किया। और ये जो सेहरा है वो नवाज शरीफ और 13 इत्तेहादी
जमातों को जाता है कि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। तैमूर झगड़ा साहब से फिर से राब्ता हो गया, उनसे उन्हें लेते हैं। तैमूर झगड़ा साहब, हुकूमत की 100 दिनों की कारकर्दगी, कहते हैं वजीर आजम के चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं, हमने डिफॉल्ट से बचा लिया मुल्क को। आपको लगता है इन 100 दिनों में चीजें बेहतर हुई हैं? आपका मतलब है कि जो हुकूमत इलीगल है और जिसने इलेक्शन में 17 सीटें जीती हैं, उनकी 100 दिन की कारकर्दगी के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये जो डिफॉल्ट से बचाने की बात है, ये तो मुझे इसलिए नहीं समझ आती कि पहले जो है वो मिफ्ता इस्माइल ने डिफॉल्ट से बचाया 3-4 महीने में, तो उसको फायर कर दिया। फिर इसाक डार और शहबाज शरीफ ने दोबारा डिफॉल्ट से बचाया, और फिर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि मैं क़यामत के दिन जो है वो डिफॉल्ट से बचाया मैंने, मैं ये जाके कहूंगा। उसके बाद काकड़ ने डिफॉल्ट से बचाया, अब शहबाज शरीफ ने चौथी बार बचाया। तो शायद ये बचा रहे हैं, लेकिन मतलब ये जो अपने उसको ही बचा रहे हैं, तो यानी खुद ही डाल रहे हैं, खुद ही बचा रहे हैं। अवाम जो है वो तबाह हो गई है महंगाई से, और बंदा क्या करे। अच्छा, लेकिन उनका ये जो दावा है महंगाई के हवाले से, और आज भी उन्होंने कहा कि हम और जो है वो इसमें कमी लेकर आएंगे। उन्होंने एक तो जिक्र किया, उन्होंने कहा हमने सनतों के लिए बिजली भी सस्ती कर दी है और पेट्रोल की कीमत भी जो है वो हम नीचे ले आए हैं। तो आपको लगता है कि ये महंगाई जो है वो इसमें कमी का दावा दुरुस्त है या नहीं? देखिए जी, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जब 2022 था ना, और जो लोगों की इनकम थी, तनख्वाह जो भी थी, एक साल तकरीबन 40% महंगाई हुई है, एक साल तकरीबन 26% महंगाई हुई है। तो अगर अगले साल 15%, 16% महंगाई होगी, तो हमारी जो कुव्वत खरीद है वो तो पहले ही आधी हो गई ना। ऐसे है या नहीं? आप 2 साल पहले अपनी तनख्वाह में ज्यादा कुछ ले सकते थे जब खान साहब की हुकूमत गिर रही थी, या आज? हाँ, तो अभी तो 3-4 साल लगेंगे कि कुव्वती खरीद वापस उस जगह पे आए जहां पे पहले थी। अच्छा। और उसमें इससे ज्यादा भोंडा, इससे ज्यादा जालिम बजट हो नहीं सकता था कि जो एक अपॉर्चुनिटी थी कि इतने मुश्किल वक्त में हम बाकी रिफॉर्म के रास्ते पे जो है वो लगाए। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि IMF की हमें जो है वो प्रोग्राम की जरूरत है, लेकिन उसके लिए आंखें बंद करके उन्हीं लोगों को टैक्स करना जो पहले से टैक्स में पे हैं। हाँ। तो मईशत तो पहले से रोकी भी है और ऐसे ही रोकी भी रहेगी। अच्छा, और वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते, वो कहते हैं ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा हमारा। यार 1981 से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। 1981 में नवाज शरीफ पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने। उनका पहले 43 साल में कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड है? 7 बार पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप इनकी फैमिली में, और ये 5वीं बार प्राइम मिनिस्टरशिप इनकी फैमिली में। पता नहीं पाकिस्तान पे कौन सा कर्ज है कि ये शरीफ खानदान से हम जो है वो नहीं वो जान छूटती, जबकि इस बार तो इन्होंने इलेक्शन भी इतनी बुरी तरह हारा था कि हर इंडिपेंडेंट एनालिस्ट ये कहता है। तो आप अगर उन्होंने टीवी पे तकरीर देने आना है तो कॉन्फिडेंस दिखानी है, लेकिन इतनी डिवॉइड ऑफ सब्सटेंस तकरीर मैंने कहीं एक प्राइम मिनिस्टर से सुनी ही नहीं। और मेरे ख्याल में यही साबित करता है कि इनको भी पता है कि ये जब भी इंशाल्लाह जाएंगे, और इंशाल्लाह जल्दी जाएंगे, तो इसके बाद ये शरीफिस्तान वाला दौर जो है ना पाकिस्तान में, ये हमेशा के लिए खत्म होगा। और वाकई हमने पाकिस्तानियों ने वोट को इज्जत देना है, शरीफों को इज्जत नहीं देनी। ठीक, बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब हमारे साथ। साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा बात कर रहे थे हुकूमती दावों के हवाले से। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आजम का खिताब, और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इन 100 दिनों की कारकर्दगी को किस तरह से देखती है। 100 दिन इस इत्तेहाद के भी हुए हैं, हुकूमती जमात नून लीग और जो पीपल्स पार्टी हैं उसके मामलात गुज़िश्ता कुछ दिनों से तनाव का शिकार है। बजट के अहम मौके पर भी पीपल्स पार्टी के नून लीग से शिकवे, शिकायतें और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। दोनों जमातों के माबैन 2 रोज़ मुज़ाहरा जो है वो जारी रहे, और ईद के बाद भी इनकी बातचीत होनी है। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि वफाक सिंध को भी पाकिस्तान समझे और यही समझकर सिंध को तरक्याती स्कीमें दे। अब पंजाब में भी इशू चल रहा है, जहां पर ताल्लुकात कुछ ज्यादा मिसाली नहीं। निजी टीवी से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि
पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद का 16 माह का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। हद तक इज्जत बिल के मामले पर पंजाब हुकूमत ने धोखा किया। अब जो है वो इन मामलात को पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है, बजट जो आया है उस पर क्या उनकी राय है? नवीद कमर साहब, साबिक वफाकी वजीर, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से जो है वो बात करते हैं। नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नवीद कमर साहब, पीपल्स पार्टी नाराज क्यों है? खासकर बजट और माली मामलात पर मैं आपके तहफ़्फ़ुज़ात समझना चाहता हूं। क्या ये सिर्फ तरक्याती स्कीमों पीएसडीपी का इशू है, और अगर ये इशू है तो ये क्यों है? रहमान, आपको पता है कि इससे जब हुकूमत साजी हो रही थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है। उस अंडरस्टैंडिंग के कोई 25 पॉइंट्स थे, और कुछ तो ऐसे थे कि जो पर्टेन करते थे इंडिविजुअल्स पे, कि जी प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी का होगा या चेयरमैन सेनेट या गवर्नर्स वगैरह वगैरह। वो तो आपके सामने बदतरीन सब होती गई हैं चीजें, तो दैट इज ऑब्वियसली ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, वो कोई इशू नहीं था। लेकिन कुछ और चीजें थी जो कि उसके बाद थी, कुछ पर्टेन करती थी ओवरऑल बजटिंग को, और उसमें भी खासकर पीएसडीपी को 4 पॉइंट्स उस सिलसिले में थी, और उसके बाद कुछ चीजें प्रोविंशियल लेवल्स की भी थी। जबकि फर्स्ट पार्ट जो है या अपॉइंटमेंट्स वगैरह वाला वो तो हो गया, कुछ स्लूबी से हो गया, लेकिन जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो उसमें पेशरफ्त उस लिहाज से उस तरह से नहीं हो रही थी जिस तरह से के होनी चाहिए। अब उसमें कुछ कई वजूहात हो सकती हैं, कुछ थोड़ा सा गवर्नमेंट के अंदर भी जो है वो कमजोरियां थी, और कुछ शायद ध्यान पूरा का पूरा आईएमएफ की तरफ था, तो इसकी वजह से जो पॉलिटिकल साइड है वहां पे वो बात या वो इंटरेक्शन नहीं हुआ। जो मेन पॉइंट जो आप कह रहे हैं वो पॉइंट नंबर 17 थी, जिसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि चारों सूबों के जो फेडरल पीएसडीपीज हैं वो बाहमी मशावरत के साथ जो है वो तय पाएंगे, और उसके बाद ही वो अप्रूव होंगे। अब बात यह है कि पीएसडीपी बन गए, पीएसडीपी में जो भी उन्होंने करना था रद्द बदल, किसी को कुछ नहीं पता चला, शोर मचाने के बाद भी कुछ नहीं पता चला। आखिर में जब पता जो भी थोड़ा बहुत कंसेशन सिंध के लिए हुआ, वो जो एनएससी है उसमें जाके हुआ, और तो there was no input, nothing। तो हमने कहा कि बाबा वो तो सिंध गवर्नमेंट ने चलो अपनी बातें मनवा ली, लेकिन बाकी मुल्क जो है उसकी पीएसडीपी में तो आपने कोई मशावरत नहीं की। पीपल्स पार्टी सिंध की जमात तो नहीं है, मुल्क ये जमात है, 2 हुकूमतें हमारी हैं। आपको ये इनपुट्स लेने चाहिए थे जो कि आपने नहीं किए। बजट पे भी कोई मशावरत आपने नहीं की। क्या आपके पास स्पेस है? ये कह देना कि जी हमने आखिरी दिन पे आखिरी रात, आपको लगता है वहां पर जो है वो मुशावरत नहीं? लेकिन अभी नवीद कमर साहब, इसमें गवर्नमेंट कुछ और फैसले भी, जाहिर बात है बजट तो अब आया है जहां पर आपका और गवर्नमेंट का रास्ता अलग है। हुकूमत निजकारी भी करने जा रही है, आउटसोर्सिंग करने जा रही है एयरलाइन की, एयरपोर्ट्स की एंड एसेट्स की, तो क्या आप उसकी मुखालफत करेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी निजकारी की मुखालफत नहीं करती। पीपल्स पार्टी के जमाने में निजकारी हुई है, आपको भी पता है। मोहतरमा शहीद के जमाने में भी काफी सारी प्राइवेटाइजेशन हुई, मैं खुद उसका इंचार्ज रहा। लेकिन हम कहते हैं एक तो बाबा जो प्रेफर्ड मोड है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। अब आप उसको डिफाइन करते कि जी हम आधे शेयर्स बेच रहे हैं, आधे रख रहे हैं, व्हाटएवर, बट उसमें भी क्लैरिटी आनी चाहिए ना, अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं। फिर दूसरा इश्यू ट्रांसपेरेंसी का है, पता तो हो कि क्या हो रहा है। हाँ, आपने कर्जे जो है वो यहाँ से पीआई से निकाल के पीआई होल्डिंग में डाल दिए, और वो भी 600 अरब के कर्जे, 650 अरब के।
तो वो सर्विस कैसे होंगे? ये कह देना कि हम इधर उधर की चीजें बेच के ये कर्जा पूरा कर देंगे, ये नहीं होने वाली चीज। तो उसका मतलब है कि ये हमारे बजट पे आ जाएगा। फिर अगले साल जो है आपके पास स्पेस जो है और कम रह जाएगी। सो कई चीजें हैं। दूसरा, एम्प्लॉइज का बहुत बड़ा इश्यू है। एम्प्लॉइज के साथ बैठ के अगर आप नहीं मामला हल करेंगे और आप सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को इन्वोक करके और सबको जेल में डाल देंगे, तो पहले भी जिन लोगों को जेल में डाला है, जेलों से क्या आपको मिला है? तो आज भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हमने भी प्राइवेटाइजेशन की है। हमने 3-3 साल नेगोशिएशंस करके फिर हमने किसी जो है मुआहिदा साइन किया, बगैर मुआहिदे के नहीं गए। इवन मियां नवाज शरीफ साहब ने जब पहले की थी निजकारी जो अर्ली 90s में, उसमें पहले मुआहिदा किया था। यही एक सक्सेसफुल रास्ता होता है। डंडे से चीजें नहीं चलती। अब बोला करे क्या सोच है यहाँ के डंडा ही सब चीज का इलाज। राइट। अब हुकूमत के मौशी बेहतरी के दावे तो बहुत हैं, वजीर आजम भी यही बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ा है, इस हवाले से जो है वो बहुत लोगों को शिकायतें हैं। एक तो हुकूमत ये कहती है कि हम 38% जो है वो इसमें इजाफा कर रहे हैं, टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ के दावे हैं। तो ये जो हुकूमत ने जो टारगेट्स अपने लिए सेट किए हैं, खासकर जो ग्रोथ का टारगेट है, क्या आपको लगता है ये रियलिस्टिक है? भाई पहली चीज तो ये नहीं, एक सेकंड, इस नंबर को भी तो थोड़ा एग्जामिन तो करें ना। पिछले साल का ये कहते हैं कि हमने इतना टैक्स रेवेन्यू बढ़ा दिया। आप उसको पहले तो इन्फ्लेशन से करेक्ट तो करें ना। अगर मुल्क में अगर आप 25% भी कोर इन्फ्लेशन दे रहे हैं, पूरी ओवरऑल 31% पूरे साल में, तो पता नहीं कितनी रही है, 30 के करीब तो डेफिनेटली रही है। जब आप 30 का नंबर निकाल देंगे और आप कह रहे हैं 2.4% ग्रोथ, this number has always to be corrected against these two indexes. उसके बाद 2%, 2.5% निकाल लिया है, यहाँ से 25-30% वहां से निकाल लिया, तो आपके पास रियली रेवेन्यू की ग्रोथ क्या आई? कोई एडिशनल मेजर्स की तो कोई आपके पास नहीं है। वही काम अगर अभी भी करने वाले, आप खुदा करें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम हो जाए। इन्फ्लेशन अगर कम हो गया वाकई, तो फिर ये वाले नंबर्स आना जो है वो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बाकी हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपने टैक्सेशन इधर उधर हर जगह लगा दिए, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दिए, उससे फिर महंगाई बढ़ जाएगी, तो आपके टैक्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से। हुकूमत जो बजट लेकर आई है, प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक। अमेरिका में जारी T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान पहले राउंड में इवेंट से बाहर हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम के खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का असर-ए-नौ जायजा लेने का फैसला किया गया है। परफॉर्मेंस ना देने वाले खिलाड़ियों की तनज़्ज़ुली होगी, कई बड़े नाम ड्रॉप हो सकते हैं कौमी टीम की। लेकिन हालिया अरसे में T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस पर कई सवालात उठ रहे हैं। साल 2024 के गुजरे 6 महीनों में T20 फॉर्मेट में कौमी टीम की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस रही। पाकिस्तान ने साल के शुरू में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज 4-1 से हारी। उसके बाद न्यूजीलैंड की एक नई टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया, सीरीज 2-2 से बराबर रही। वाहिद कामयाबी आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में मिली, लेकिन आयरलैंड से भी एक मैच हार गए और उसके बाद फिर इंग्लैंड के सामने आए, जिसमें 2 मैचों की सीरीज में कोई भी मैच पाकिस्तान ना जीत सका। अब टीम के साथ होना क्या चाहिए? जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इन मामलात को किस तरह से देखते हैं? क्या कोई मौका, क्या कोई चांस इस टीम को रीबिल्ड किया जा सके? उमर फारूक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, से इस हवाले से पहले बात करते हैं। उमर, आपको क्या लगता है, क्या मेजर चेंजेस इस वक्त जो है वो टीम में जो है वो करने की जरूरत है? और आपके ख्याल में अगर इस टीम की जो इसको रीबिल्ड करना है तो किस तरह से किया जा सकता है? देखिए, आपने काफ़ी अच्छा खुलासा किया पहले कि 2024 का आपने जिक्र किया कि हम खासा बुरा रहा है हमारा, वर्ल्ड कप के अलावा भी इससे पहले भी हम हारते हुए आ रहे हैं। देखें, उसकी बुनियादी वजह तो ये कि दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है, जिस फॉर्मेट पे हो रही है, जो मॉडर्न डे लेवल पे खेला जा रहा है, हम बहुत पीछे रह गए। हमने फ़ौरन से अपने आप को अडेप्ट नहीं किया उस फॉर्मेट के साथ
जो अभी हमें जहाँ पे खड़ा होना चाहिए था। हम एक ही टेम्पलेट के साथ जो बाबर रिजवान की सक्सेस थे पिछले 3 साल से चलती है, उस पर हम उस पर ही रिलाई करते आ रहे थे। आई थिंक समटाइम होता है कि कुछ ऐसे टेम्पलेट होते हैं जो टाइम के साथ आउटडेटेड हो जाते हैं, और हमने उनको उसके साथ हमने मूव ऑन नहीं किया। दुनिया मूव ऑन कर गई, हार रही है, जीत रही है, फाइट कर रही है, बड़े रन डाल रही है और इंटेंट शो कर रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम उसी टाइम में फंसी हुई है पिछले 2-3 सालों से, और हम उससे आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। खासा ये बात कही जाती है कि पीछे टैलेंट नहीं है, सिर्फ यही लड़के मौजूद है जिसकी वजह से हम उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं आ पाती। लेकिन ये एक अजीब सा एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि कुछ एक सर्टन सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो आप देख रहे होंगे। रहमान काफ़ी अरसे से परफॉर्म करते हुए भी और ना करते हुए दोनों सूरतों में वो टीम का हिस्सा रह रहे हैं। एक सेंस हुआ करती थी, आप भी स्पोर्टिंग करते हैं आज से 10-15 साल पहले, नेशनल टीम में आने के लिए यू हैव टू अर्न अ प्लेस, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ता है टीम में आने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लड़कों को बड़े इजी मौके दिए जा रहे हैं। आप सिलेक्शन की बात करें, हर सिलेक्शन के ऊपर हर टीम जो किसी भी टूर्नामेंट के लिए पिक होती है, किसी सीरीज के लिए पिक होती है, तो सवाल उठाए जाते हैं सिलेक्शन पे। उसकी वजह यह है कि हमेशा कहीं ना कहीं लूप होल छोड़े जाते हैं, जिसकी वजह से बाकी सिस्टम को जो है वो एक हिट लगती है। और जब सिस्टम आप अब्यूज कर रहे होते हैं तो फिर ऐसी परफॉर्मेंसेज आ रही होती है जो आपके सामने आ रही है। और ये ऐसे टूर्नामेंट में बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उमर जो ग्रुपिंग को एक बड़ी वजह करार दे रहे हैं। क्रिकेट में ग्रुपिंग कोई नई बात नहीं है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारी क्रिकेट है ही ऐसी और हम देखते भी हैं कप्तानी और ग्रुपिंग जो है वो होती है। लेकिन इस दफा क्या हुआ कि ये मामलात क्या वाकई उस वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गए? देखिए, ग्रुपिंग की जो सबसे बुनियादी वजह है जो समझ आ रही है वो ये है कि डिवाइड ज़रूर है, कहीं ना कहीं फ्रिक्शन ज़रूर है बिटवीन प्लेयर्स, और उसकी जो बुनियादी वजह है वो बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट कह लें आप, लड़कों का यकीन नहीं रहा बाबर के ऊपर। एज कैप्टन कह लें आप, कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो शायद बाबर आजम उस तरह नहीं लेके चल रहे। फिर आपने देखा पिछले 4-5 महीनों में बाबर को पहले कप्तानी से हटाया गया, फिर उसके बाद शाहीन को बनाया गया, शाहीन को एक सीरीज़ के बाद उतारा गया। तो एक अजीब सी अनसर्टेनिटी टीम के अंदर फैली हुई है और ये पिछले 1.5 साल से ये चीज़ चलती जा रही है। तो इसका असर जो है, सब लोग रिजल्ट को देखने की कोशिश करते हैं, कोई जो बीच में प्रॉब्लम्स है उसको सेटल करने नहीं देता। आई थिंक कहीं ना कहीं इस बोर्ड से एक मिस कैलकुलेशन हुई है। उन्होंने जिस तरीके से बाबर को वापस रिवर्स गियर लगा के टीम में लाया है, आई थिंक वहाँ पे जाके एक फ्रिक्शन क्रिएट हुई है, एक सर्टेन ग्रुप बना हुआ है जो शायद बाबर की कप्तानी को उसके देखिए, जब आप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं आपके फैसले जो है वो नजर आ रहे होते हैं, बंद कमरों के पीछे आप क्या कर रहे हैं हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जो ग्राउंड में नजर आ रहा होता है उसकी बेस पे पूरी कौम जो है वो अपने फैसले सुना रही होती है कि फलां चीज गलत है, फलां सिलेक्शन गलत हुई है। तो उसका मलबा, क्योंकि जब क्रिकेट की बात करते हैं, क्रिकेट में फुटबॉल की तरह नहीं है। क्रिकेट जो है बेसिकली कप्तान इज द वन जिसने टीम को अंदर लेके जाना है, लड़ाना है और अपने फैसलों से अपने आप को इंपोज करना है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाबर आजम और उसका मोरल, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी हर चीज जो है वो बड़ा मैटर करेगी। लेकिन क्विकली मुझे लास्टली ये बताइए, इस टीम को क्या दोबारा रीबिल्ड अगर करना है तो इस वक्त सबसे ज्यादा बोर्ड को, सिलेक्शन को, मैनेजमेंट को किन चीजों को देखना होगा? देखिए, ये बड़ा लंबा टास्क है ये कि आप डोमेस्टिक को फिक्स करें, डोमेस्टिक के बाद फिर आप अपना जो प्रोडक्ट है आपका फाइनल उसको आप देखें। अगर आप क्विक फिक्स की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले अपना टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो डिफेंसिव एक बड़ा ही कंजर्वेटिव किस्म का टेम्पलेट बना हुआ है। बाबर रिजवान से ओपन करवाना, फिर उसके बाद आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता, तो आपको अपना टेम्पलेट पहले चेंज करना है। फिर आपके जो 4-5 प्लेयर जो आपके इंटाइटल्ड प्लेयर हैं, जो टीम से कभी बाहर होते ही नहीं हैं, कुछ करें या ना करें, आपको उनको फिगर आउट करना है कि भाई हमें इनको साइड पे करना है। हमारे पास एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, अगर है भी है बेंच के ऊपर तो वो खेलता नहीं है, कोई और खेलता है। अगर वो कोई और खेलता है तो वो एज अ बैट्समैन खेल रहा होता है। तो ये वो चीज़ें जो बेसिकली आपको फिगर आउट करने की जरूरत है। टेम्पलेट को चेंज करना है, आपके जो आपके लड़के 4-5 लड़के जो परफॉर्म नहीं कर रहे इंटरनेशनल सेटअप पे, उनको आपको चेंज करना है। ठीक है, उमर फारूक बहुत शुक्रिया, क्रिकेट एक्सपर्ट बात कर रहे थे। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि टीम की इस कारकर्दगी की क्या वजह रही। मिर्जा इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब, इस मायूस कुन परफॉर्मेंस की वजह आपको क्या नजर आती है? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अजहर। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो टीम का सिलेक्शन जो था वो बैलेंस सिलेक्शन नहीं था। फिर दूसरे, जिस तरीके से कप्तान को लाया गया, बाबर आजम पहले शाहीन आफरीदी कप्तान थे, उनको एकदम से हटा के बाबर आजम को जबरदस्ती कप्तान बनाया गया। फिर बाबर आजम ने अपनी मनमानी शुरू कर दी, अपनी पसंद के लड़कों के लिए उन्होंने बात की
तो बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए और उसकी वजह से पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी जवाल का सबब बनी। आप देखें ना, 15 रुकनी टीम में रहमान, 5 ओपनर्स, 5 फास्ट बॉलर्स, 3 स्पिनर, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, जानबूझ के 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन रखे गए जिससे टीम की कारकर्दगी पर फर्क पड़ा। आजम खान नाकाम रहे, इफ्तिखार अहमद नाकाम रहे और शादाब खान जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है उनको उन्होंने बैट्समैन बना दिया। उनको ना भारत के खिलाफ मैच में बॉलिंग दी, ना कनाडा के खिलाफ। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं ये जब इकट्ठे हुए तो ये पाकिस्तानी टीम की मायूसकुन कारकर्दगी ठीक है। तो आपको लगता है ये वजूहत है, लेकिन क्या इस टीम को दोबारा पटड़ी पर अगर चढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, अगर दोबारा पट्टी पर चढ़ाना है सबसे पहले तो कप्तान बदलना होगा और फिर उसके बाद जो 2-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जैसे इफ्तिखार अहमद कब से खेल रहे हैं, 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर शादाब खान वो फुल्ली फिट नहीं है। और आपको ये भी खबर दे दूं कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने जो पाकिस्तान का आखिरी मैच है आयरलैंड का उसके खिलाफ, उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है ताकि वो दुनिया भर की लीग्स खेल सकें। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिसकी जो मर्जी रिटायरमेंट वापस ले आए, खेले, चला जाए और प्लेटफॉर्म यूज करे और जाकर फिर अपने पैसे कमाए। तो ये एक तो इनको कप्तान को हटाना पड़ेगा रहमान, फिर दूसरे ऑपरेशन करना पड़ेगा जो पुराने खिलाड़ी हैं। जब आप इन पुराने खिलाड़ियों से हार रहे हैं तो नए खिलाड़ियों से हारने में क्या हर्ज है? मेरी राय में इस वक्त कप्तानी के लिए बेहतरीन उम्मीदवार जो है वो शान मसूद है, जो टेस्ट मैचेस की कप्तानी कर रहा है। T20 में भी वो बुरा नहीं है, वनडे में भी वो बुरा नहीं है। आपको याद होगा गुज़िश्ता जो नवंबर 2022 में T20 वर्ल्ड कप का जो हम फाइनल खेले थे अगेंस्ट इंग्लैंड, शान मसूद टॉप स्कोरर था। ये अलग बात है उसकी फॉर्म खराब हो गई। अगर आप इस टीम में से किसी को कप्तान बनाएंगे लड़ाई झगड़े फिर शुरू होंगे। आप देखेंगे 11 रुकनी टीम में पाकिस्तान की 5 कप्तान खेल रहे थे जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी कर चुके हैं, इमाद वसीम, शादाब खान और शाहीन शाह अफरीदी। तो जब इतने सारे कप्तान इकट्ठे हो जाएंगे तो आप बताएं ना टीम का शिराजा बिखरेगा नहीं तो क्या होगा? तो आपको लगे कि ये जो ग्रुपिंग है ये मौजूद थी और ये भी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हुई है? बिल्कुल, क्योंकि कुछ खिलाड़ी उनके फेवरेट हैं, जैसे बाबर आजम के फेवरेट शादाब खान है, इफ्तिखार अहमद है, दीगर लोग हैं। और उस तरफ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी दिल बर्दाश्ता है क्योंकि उनको एब्रप्ट तरीके से पहले तो उनको बनाना नहीं चाहिए था, जब उन्हें कप्तान बनाया और बनाने के बाद उन्हें जिस अंदाज से हटाया गया वो भी बड़े दिल बर्दाश्ता है। तो ग्रुपिंग तो नजर आ रही है कि खिलाड़ी जो है ना वो टुकड़ों में बटे हुए हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यही है कि कड़वा घूट पिया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और इन तमाम लोगों को जो थोड़ा रेस्ट कराया जाए, नई टीम से निकाल बाहर किया जाए। आपको याद होगा 2003 के वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीकन टीम की कारकर्दगी क्या रही, 2003 में हुआ था जी साउथ अफ्रीका में, क्या रही कारकर्दगी? और उसके बाद उन्होंने क्या किया, शॉन पोलार्ड को हटा दिया, एबी डिविलियर्स को कप्तान नहीं बनाया और एक नए लड़के ग्राहम स्मिथ को कप्तान बना दिया था उन्होंने, आपको याद होगा। और फिर वो कितना सक्सेसफुल कप्तान रहा। तो यही तरीका है कि किसी एक नए आदमी को लाया जाए, इनके अंदर से लाया जाए किसी को, वरना आप नए किसी को लाने की जरूरत है। लेकिन सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड के हवाले से आपको क्या लगता है किन तब्दीलियों की जरूरत है? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबका तकर्रुर किसने किया? मोहसिन नकवी साहब ने किया। उनकी इजाजत के बगैर तो वहाब रियाज अकले कुल नहीं बन सकते थे ना कि पाकिस्तान क्रिकेट के स्याह सफेद के मालिक बन जाते। तो तकर्रुर किसने किया? 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी किसने बनाई? मोहसिन नकवी साहब की अप्रूवल से बनी ना। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। फिर चले गैरी कर्स्टन को लाए, उसके पास टाइम कम था, लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो नहीं होनी चाहिए थी जो हुई। तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन कमेटी को इनको खत्म करना चाहिए, एक नई कॉम्पिटेंट लोगों पर मुश्तमिल छोटी सिलेक्शन कमेटी बनाए। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी किसी मुल्क में नहीं होती, जो हमने एक नई एग्जाम्पल सेट की है। और उसके अलावा वहाब रियाज को दूर किया जाए, सीनियर मैनेजर का ओहदा उनके लिए स्पेशली क्रिएट किया गया। वो कौन से उनका तजुर्बा है? वो गुज़िश्ता साल तक तो PSL खेल रहे थे, 27 टेस्ट मैचेस खेले और वो स्याह सफेद के मालिक बन गए। तो इन सब चीजों से जब तक जान नहीं चलाई जाएगी, एक नए सफर का आगाज नहीं किया जाएगा रहमान, उस वक्त तक आप तवक्को नहीं कर सकते। तब तक आपको लगता है कि ये मामले वो ठीक नहीं होंगे। राइट, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। मक्का मुकरमा में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अराफात अदा कर दिया गया और 1,60,000 पाकिस्तानियों समेत 20 लाख से ज़ायद आज़मीन ने हज का रुकन आज़म अदा किया। मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए कहा कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। खुतबा हज के अख्ताम पर डॉक्टर माहिर बिन हमद ने फ़लस्तीन के लिए खुसूसी दुआ भी कराई और कहा कि इस बाबरकत मौके पर अपने वालिदैन और अहबाब के लिए दुआ करें और बिलखुसूस फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जिन पर मुसीबत बरपा है। दुश्मन की शरंगेजी ने फ़लस्तीनियों का जीना मुहाल कर दिया है। दुश्मन वहाँ पर खूनरेजी और फसाद बर्पा करना चाहता है और फ़लस्तीनी लोगों तक अशियाए ज़रूरत, ग़ज़ाई इमदाद, दवाइयों और कपड़े पहुँचने नहीं दे रहा। वहाँ बिजली भी नहीं है, खाना भी नहीं है, जगह नहीं है, अमन नहीं है। पाकिस्तान में भी ईद उल अज़हा जो है वो सोमवार को मनाई जाएगी और लोग सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अपने जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। इस मरतबा ईद उल अज़हा ऐसे वक्त मनाई जा रही है जब लोग महंगाई की शरह में कई गुना इजाफे की शिकायत कर रहे हैं। हालात लोगों के मुश्किल हैं, लेकिन ये दिन ऐसा है, ये मौका ऐसा है कि इस मौके पर हमें चाहिए कि हम बाकी लोगों को भी, जिन लोगों के पास इस्तात नहीं है, उनको अपनी खुशियों में शरीक करें और साथ ही साथ इस ईद पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सफाई का भी और अपनी सेहत का भी खास तौर पर जो है वो ख्याल रखें। ये ईद से पहले हमारा आखिरी प्रोग्राम है। आप सबको हमारी जानिब से पेशगी ईद मुबारक और इंशाअल्लाह आपसे ईद के बाद मुलाकात। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।